हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड मोहित सर। आज आरबीआईसी बोर्ड का पेपर हुआ इको का। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप सबको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए थे और मैंने ये भी बोला था कि जो ये क्वेश्चंस करके जाएगा उसके 60 मार्क्स कहीं नहीं गए, मतलब 60%। 80 में से 60% मतलब 48 मार्क्स तक, और 100% वैसे ही हुआ। देखो, मैं आपके साथ में पूरी आंसर शीट डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर किस क्वेश्चन के क्या क्या आंसर होने वाले थे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, द ऑथर ऑफ द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इज, किसने लिखी थी ये बुक लिखने वाले थे जॉन मेनार्ड किन्स। किसने लिखी? किन्स ने लिखी थी। फिर दूसरा क्वेश्चन, द रेम्यूनरेशन ऑफ ह्यूमन लेबर इज, अब लेबर को रेम्यूनरेशन के तौर पे क्या मिलता है? वेजेस। सिंपल सी बात थी। फिर थर्ड क्वेश्चन, अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैंने आपको बताया था दो कॉन्सेप्ट होते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। तो जब मेजरमेंट कब किया जा रहा हो, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मेजरमेंट कब हो रहा है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कौन सा है? फ्लो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंस्टीट्यूशन इशूइंग करेंसी इन इंडिया इज, पैसा कौन छापता है इंडिया में? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द मोस्ट लिक्विड एंड इजिएस्ट फॉर ट्रांजेक्शन, कौन सी मनी होती है? M1। आपको पहले भी बताया था, हाई पावर्ड मनी। फिर द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, क्या बच्चों जैसा क्वेश्चन है, मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट को 12th में आने के बाद ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च। द इकोनॉमी इन विच ऑल इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेड बाय द गवर्नमेंट, कौन ले रहा है डिसीजन? सारे गवर्नमेंट। उस इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, डन। द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दो फॉर्मूले बताए थे। एक था चेंज इन टी यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू, और दूसरा बताता टी यू एन माइनस TUN-1। ठीक है, तो फर्स्ट वाला सही होगा। फिर द डिमांड फंक्शन इज, डिमांड फंक्शन मैंने आपको बोला था कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड किस पे डिपेंड करती है? प्राइस पे। प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है, डिमांड की वजह से प्राइस चेंज होती है? प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है, सिंपल सी बात। यस। रिटर्न्स टू स्केल इज रिलेटेड टू, दो थे, रिटर्न्स टू अ फैक्टर और रिटर्न्स टू अ स्केल। तो ये वाला कौन सा है? लॉन्ग रन वाला है। शॉर्ट रन वाला कौन सा होता है? रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, जैसे वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या सही होगा? लॉन्ग रन पीरियड। द शेप ऑफ एवरेज प्रोडक्ट पीरियड इज, सॉरी, द शेप ऑफ एवरेज प्रोडक्ट कर्व इज, कैसा होता है एपी का कर्व? इनवर्स यू शेप। एक्चुअली देखा जाए ना तो इस तरीके से बनता है। आपने एपी एमपी का कर्व बनाया था, जिसमें मैंने आपको इस तरीके से बनाना सिखाया था। ठीक है, और एमपी का सिखाया था इस तरीके से कि एमपी क्या होगा? नेगेटिव भी हो सकता है, और एमपी क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और साथ में मैंने आपको एपी का भी सिखाया था। एपी कैसा बनता है कर्व? इस तरीके से। इसे हम बोलते हैं, क्या एपी कभी भी जीरो होगा क्या? नहीं। ठीक है ना, इसलिए इस कर्व को क्या बोलेंगे? इनवर्स यू शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो। वेरिएबल कॉस्ट जीरो कब होगी? जब कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है? प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती, वेरी होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन अ कंट्री बायज गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री से बाय करती गुड्स को, उसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। यस। इज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कौन करता है? मनी या करेंसी, जो भी लिखा है आपने सही होगा। द मेन आइटम ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इज, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट पहले प्लान नहीं करती है, ठीक है ना, ये खर्चा क्या होता है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग अराइज होता है। जैसे सब्सिडी दे दी। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है ना, अगर आपके पास रिसोर्सेज शॉर्ट है तो आपके पास प्रॉब्लम कौन सी ज़्यादा बढ़ जाती है? चॉइस करने की। फिर द, फिर डैश फिलिंग द ब्लैंक्स, इज द टोटल डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। टोटल डिमांड ऑफ कंज्यूमर को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। या फिर मार्केट डिमांड भी लिखा है तो शायद नंबर मिलने चाहिए, बट होगा क्या आंसर? एग्रीगेट डिमांड। फिर
प्रोडक्शन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। बताया था आपको कि सर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज टोटली बेस्ड ऑन फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं, ये सब क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स है। एक्सप्लेन द नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? वो पैसा जो खर्चा करने लायक है। जैसे आपने सुना होगा कितनी बार, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, कहीं जॉब करता है, तो आपने उससे पूछा होगा कि तेरी सैलरी कितनी है, तो वो अक्सर यही बोलता है कि ऐसा तो 40,000 है, लेकिन कट कुटा के 35,000 मिलता है। तो ये कट कुटा के जो मिल रहे हैं 35,000, तो 35,000 क्या वो खर्च कर सकता है, इससे सेव कर सकता है? हाँ, इसे हम बोलेंगे डिस्पोजेबल इनकम, जो उसके हैंड में आ रही है अल्टीमेटली। तो इनकम अवेलेबल फॉर फाइनल कंजम्पशन एंड सेविंग, उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब सबकी मिला के हो जाएगी। फिर अ फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स ऑफ वर्थ 100 रुपीज इन अ ईयर, और इन दैट ईयर intermediate goods of worth rupees 40 is used. Calculate the gross value added. कितने का गुड्स है? 100 रुपए का प्रोड्यूस किया, जिसमें इंटरमीडिएट गुड्स कितने का है? 40 रुपीज का। ऐड किया 60 रुपीज ऐड किया, डन। इफ यू हैव सेविंग्स अकाउंट इन अ कमर्शियल बैंक, व्हाट टाइप ऑफ डिपॉजिट इज कॉल्ड द डिपॉजिट इन दिस अकाउंट? आपने सेविंग अकाउंट खुला के पैसा जमा करा है, उसको क्या बोलोगे? डिपॉजिट करेंसी या फिर सेविंग डिपॉजिट। व्हाट इज बैंक रेट? आपको बताया था बैंक रेट क्या होती है। जब भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म लोन ग्रांट करता है और बदले में जिस इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट पे करता है, उस इंटरेस्ट रेट को हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट। क्लियर है? यस। बैलेंस बजट क्या होता है? सर, टोटल एक्सपेंसेस आर इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, टोटल रिसिप्ट, उसे हम क्या बोलेंगे? बैलेंस बजट। गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंसेस क्या है? टोटल रिसिप्ट के बराबर है। स्टेट एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। डिसइन्वेस्टमेंट, सॉरी, हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इनकम एंड वेल्थ, या फिर रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। व्हाट इज मींट बाय पीपीसी? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब जो रिसोर्सेज हैं उससे आप मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकते हो इकोनॉमी में, उसे हम क्या बोलते हैं? पीपीसी कर। ठीक है। इफ प्राइस ऑफ बनाना इंक्रीजेस बाय 40%, प्राइस किससे बढ़ रही है? 40% से। ठीक है। डिमांड फॉर बनानास ड्रॉप बाय 20%, कम हो रही है। ठीक है। व्हाट विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? अभी आपको बताया था मैंने, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड, होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इंटू 100 याद है कुछ? यस। कैसा बना था फॉर्मूला? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। क्लियर? अब यहाँ पर डायरेक्ट क्या दे रखा है? चेंज इन दे रखा है आपको, मतलब 40% प्राइस बढ़ गई, इसकी वजह से डिमांड क्या हुई? 20% कम हुई। तो कितना परसेंट चेंज हुई? बोलो। ये आएगा आपका आंसर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.5। कितना आएगा? 0.5। आगे देखो, व्हाट इज शॉर्ट रन पीरियड? शॉर्ट रन पीरियड क्या होता है? जिसमें एक फैक्टर तो क्या होगा? फिक्स। You can't install any new fixed factor, but we can vary variable factor। सिर्फ क्या कर सकते हैं हम?
वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट मार्जिनल प्रोडक्ट, कैसे निकलता है एमपी? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, सॉरी चेंज इन लेबर, क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है, सॉरी प्रोडक्शन हो रहा है ना, हाँ। मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, ये फॉर्मूला आपको लिखना था। फिर क्वेश्चन आया, राइट एनी वन फीचर ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। सिंपल सी बात, नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर, किस में डील करते हैं? होमोजीनियस गुड्स में, ठीक है। प्राइसेस क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं, बिकॉज फर्म्स आर प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। ये सारे आ जाओ मुद्दे पे। गिव एनी टू एग्जांपल्स ईच ऑफ कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? जो अल्टीमेटली कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जैसे फूड हो गया, ठीक है, आपके ईटेबल आइटम्स, या फिर क्लॉथ्स हो गए, ये सारे। कैपिटल गुड्स, मशीन, व्हीकल, ये सब। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एंड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था कि सर जीडीपी में हम क्या करते हैं? सिर्फ ये देखते हैं इंडिया की टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन हुआ है, भारत की सर जमीन पे कितना प्रोडक्शन हुआ है। अब चाहे वो इंडियंस ने किया हो, चाहे वो फॉरेनर्स ने किया हो, उसे हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। मतलब लैंड इज इम्पोर्टेंट हियर। जीएनपी में हम लैंड को कंसिडर करते हैं क्या? नहीं, हमें सिर्फ क्या मतलब है? नेशनलिटी से। बता था आपको, सिर्फ भारतीयों से मतलब है कि इंडियंस ने कितना प्रोडक्शन किया है, चाहे वो भारत में किया हो, चाहे वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी किया हो, सिर्फ भारतीयों को कंसिडर किया जाता है, इंडियंस को कंसिडर किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जीएनपी। मतलब इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे इंडियंस ने किया हो चाहे आउटसाइडर ने, उसे बोलते हैं जीडीपी। और इंडियंस ने जितना प्रोडक्शन किया, चाहे इंडिया में हो चाहे पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी, उसे बोलते हैं जीएनपी। डिस्क्राइब एनी टू मेन फीचर्स, सॉरी टू मेन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन ग्रांट करना, क्रेडिट क्रिएशन करना, ये सब। मेंशन एनी टू आइटम्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? जैसे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज हो और एसेट डिक्रीज हो। लाइबिलिटी कब इंक्रीज होगी? जब गवर्नमेंट क्या करेगी? बोरो करेगी फंड फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम आरबीआई, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं से भी। एसेट कब डिक्रीज होगी? जब डिसइन्वेस्टमेंट होगा। बस ये सारी चीजें आपको लिखनी थी। राइट एनी टू फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? देखो, दो फीचर्स आपको लिखने थे। एक लिखते हैं आप, पब्लिक गुड्स होते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरियस। इसका मतलब ये होता है, मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज कि सर नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब कि ये चीजें खत्म होने लायक है, खत्म हो सकती है, उन चीजों को क्या बोलते हैं हम? नॉन एक्सक्लूडेबल। और कोई भी मना नहीं कर सकता उस चीज को यूज करने के लिए, वो होता है नॉन राइवलरियस। जैसे एक तालाब है, एक तालाब में मछलियां हैं, फिश, बराबर। अब पब्लिक, कोई भी जा सकता है पब्लिक के अंडर में वो तालाब। तो अगर सारी मछलियां निकाल के लेके जाएंगे तो खत्म हो जाएगी। और मना कर सकता है क्या कोई भी वहां पे जाने के लिए, गवर्नमेंट के अलावा? कोई भी नहीं। मतलब नॉन राइवलियस भी होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल। जैसे कोयल का एग्जांपल ले लो। कोयल क्या है? नॉन एक्सक्लूडेबल, खत्म हो जाएगा ज़्यादा यूज़ करोगे तो। और नॉन राइवलियस, कोई भी यूज़ करने से मना कर सकता है क्या आपको कि कोयल यूज़ मत कर? क्लियर? ओके। राइट टू एग्जाम्पल ईच ऑफ द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सिंपल सी बात, जिस पर लाइबिलिटी टू पे और टैक्स बर्डन दोनों सेम परसेंट पे फॉल होता है। और लाइबिलिटी ऑफ पे, लाइबिलिटी टू पे एंड टैक्स बर्डन डिफरेंट परसेंट पे फॉल होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल लिखने थे, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल जीएसटी हो गया आपका, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, ये सारे खत्म। हाउ रेवेन्यू डेफिसिट इज कैलकुलेटेड। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलता है? सिंपल सी बात, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्या हो जाएगा आपका? रेवेन्यू डेफिसिट। पढ़ा हो तो। राइट एनी टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अरे तीन थी, सबकी होती है। कौन कौन से? पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और फॉर होम टू प्रोड्यूस। कौन सी भी लिख दो?
एक्सप्लेन कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स विद एन एग्जांपल। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, मतलब इंटरकनेक्टेड गुड्स है, एक का यूज दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं है। जैसे पेन और इंक हो गया, ठीक है, कार और पेट्रोल हो गया, फ्यूल हो गया। सब्स्टिट्यूट गुड्स इजीली रिप्लेसेबल गुड्स, ये नहीं तो ये चल जाएगा, पेप्सी कोक, ठीक है, चाय कॉफी, ये सब। ड्रॉ डायग्राम ऑफ एन इनडिफरेंस कर्व, ये मैंने आपको बोला था आएगा। इनडिफरेंस कर्व कैसा बनता है, ठीक है, कॉन्वेक्स फॉर्म का बनता है इस तरीके से, ठीक है। और समझाना था क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसमें सबसे पहली चीज तो नंबर ऑफ बंडल जितने भी है, कौन सा भी आप परचेज करो, सबसे क्या मिलेगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसीलिए इस कर्व को क्या बोला जाता है, इनडिफरेंस कर्व। देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है ना, किसी भी बंडल में कोई डिफरेंस नहीं है सेटिस्फेक्शन देने में, सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्लियर? इसमें ये लिखना था कि अगर आप एक गुड्स को बढ़ाओगे, एक मतलब नंबर ऑफ सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स में से एक भी गुड्स की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो दूसरी की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। फिर व्हाट इज द शेप ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व, कैसा होता है टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व? अरे यार प्रोडक्शन होनी और लगना ही है, कैसा बनेगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। गिव एनी वन रीजन, रीजन सिंपल सा है कि प्रोडक्शन करें या नहीं करें, फिक्स कॉस्ट जो लगनी है वो तो लग के रहेगी, देनी ही है आपको पैसा। जैसे रेंट, अब फैक्ट्री में मैं प्रोडक्शन करूँ नहीं करूँ, मेरे को फैक्ट्री का रेंट देना ही है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज रेवेन्यू, कैसे निकलता है एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, कि पर क्वांटिटी कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई क्या होती है, इंडिविजुअल सप्लाई को ऐड कर दोगे क्या हो जाएगी, मार्केट सप्लाई। सप्लाई मतलब गुड्स अवेलेबल करवाना मार्केट में फॉर द पर्पज ऑफ सेल। जैसे मेरी बात समझो, ये एक फर्म है, ये क्या करती है, टीवी बेचती है, ठीक है। अब इस फर्म ने मार्केट में 20 टीवी अवेलेबल करवाए सेल करने के लिए, मतलब सप्लाई किया। इस फर्म ने 20 टीवी मार्केट में अवेलेबल करवाए सप्लाई करने के लिए, इसने 40 टीवी, तो टोटल मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी, 80 टीवी। बताओ। नेक्स्ट, वेलफेयर डज नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन जीडीपी। बहुत अच्छी बात बोले कि सर वेलफेयर इंक्रीज हो जीडीपी के साथ, जरूरी है क्या, नहीं है। डिस्कस एनी टू रीजन विद रेफरेंस टू द स्टेटमेंट, मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। ऐसा हुआ था अपने 1990s में, 1991 में हुआ था, यस, एक बार हुआ था ऐसा केस, जब जीडीपी बढ़ रहा था, देश का जीडीपी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, तो नॉर्मली ये माना जाता है कि सर जीडीपी बढ़ेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, तो ये एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बराबर, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। लेकिन एक बार क्या हुआ, ऐसा हुआ था इंडिया में कि बाहर वाले लोग यहाँ आकर के क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, एफडीआई बहुत ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से जीडीपी तो बढ़ रहा था देश का, लेकिन यहाँ के लोगों के पास में काम नहीं था, यहाँ के लोगों को क्या होने लग गया, फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गया। तो ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, इसे हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। क्या बोलते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। और इसी चीज़ से आपको प्रूव होता है कि जीडीपी बढ़ने का मतलब सबका वेलफेयर हो, ज़रूरी नहीं है, सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, ज़रूरी नहीं है, देश की ग्रोथ हो, ज़रूरी नहीं है। क्लियर? ओके, ये क्वेश्चन बहुत ईजी, ये कर लेते हैं। एनएनपी एफसी निकालना है, निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया आपको, जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी दिया 1000, ठीक है। जीडीपी एमपी से कहाँ आना है आपको, एनएनपी एफसी। देखो ग्रोथ से नेट पे आने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस डेप्रिसिएशन, सिखाया था। फिर डोमेस्टिक से नेशनलिटी पे आने के लिए क्या प्लस करते हैं हम, एनआईएफ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोल लो या नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोल लो, एक ही बात है। फिर एमपी से एफसी पे आना है, क्या माइनस करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डन।
अब देखो डेप्रिसिएशन कितना दिया, 200 करोड़। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया, 150। देखो NIFA तो दिया ही नहीं, तो जीरो कर दो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलेगा, मैंने आपको सिखाया भी था। क्या करोगे आप, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 150 प्लस सब्सिडी 250, कितना आएगा, प्लस के 250 और माइनस के 150, 100 प्लस के आ रहे हैं, तो चुपचाप यहाँ पर प्लस कर देना, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 900। कितना आएगा NNPFC, 900। खत्म। आगे, डिस्क्राइब एनी 3 फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के कोई भी 3 फंक्शन बता दो आप। जैसे बैंक ऑफ इशू हो गया पहला, बैंक ऑफ इशू। दूसरा हो गया आपका बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। तीसरा सर बैंकर टू द गवर्नमेंट। खत्म। फिर एक्सप्लेन एनी 3 टूल्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के 3 मेजरमेंट, सॉरी 3 टूल्स बताने आपको। कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, बैंक रेट के थ्रू, CRR SLR के थ्रू, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट के थ्रू। बस ये इसको आपको डिस्क्राइब करना था कि अगर आपको क्या करना है, मनी सप्लाई ज़्यादा करना है, सॉरी मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है और क्या करना है, कम करना है, कंट्रोल करना है ना। मनी सप्लाई अगर ज़्यादा है और कम करना है, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, कम पहुँचे बैंकों से, तो इन सारी रेट को क्या कर दो, बढ़ा दो। ये सारी रेट बढ़ेगी तो अपना कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन जो है वो महंगे देगा, महंगे देगा तो पब्लिक लोन कम लेगी, लोन कम लेगी तो मनी सप्लाई अपना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्सप्लेन ब्रीफली माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। डिफरेंस लिखने थे बस, 4 पॉइंट, खत्म। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताया भी था आपको। देखो मैं बताने वाला हूँ भी कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं जो मेरे एक्सपेक्टेड थे, बताता हूँ आपको, रुको। देखो आप, 1 मिनट, ये रहे। देखो सबसे पहले फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक आया था, ठीक है। उसके बाद फिर TUMU के बारे में नहीं पूछा, 1 मिनट। फिर ये फीचर्स पूछा, उसके बाद ये माइक्रो मैक्रो पॉजिटिव नॉर्मेट, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नेशनल इनकम से आ ही गया, इंडिफरेंस करवा गया, ठीक है। अभी देखते हैं और फिर आया क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी इज 10 एंड सप्लाई इज 100, ठीक है, सप्लाई का क्वेश्चन है। इफ द प्राइस इंक्रीजेज टू 12 and the supply increases to 120, calculate the price elasticity of supply। फॉर्मूला लगाओ, न्यू सप्लाई माइनस ओल्ड सप्लाई डिवाइडेड बाय ओल्ड सप्लाई, ओल्ड डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस, इंटू 100 कट जाएगा। तो देखो न्यू सप्लाई कितनी, अब कितनी हो गई, 120। ओल्ड कितनी थी, 100 डिवाइडेड बाय ओल्ड, ओल्ड कितनी है, 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस कितनी है, 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10। इसको सोल्व किया कितना होगा, 120, 120 माइनस 100 कितना होगा, 20। इसको सोल्व करो ना, 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 10, ये हट गया, ये हट गया, कितना आएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 डिवाइडेड बाय 10, 0.2, खत्म। चलो आगे। इफ द प्राइस ऑफ अ गुड इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज 10 रुपीज, ध्यान रखना परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में प्राइस क्या रहती है, फिक्स। क्लियर, कितनी है प्राइस, 10 रुपये। कंप्यूट द टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इन द गिवन टेबल, निकाल लेंगे। अब 1 यूनिट बेची आपने 10 रुपये के हिसाब से, तो कितना मिलेगा आपको, 10 रुपया। 2 यूनिट बेची, 20 रुपया।
3 बेची 30 रुपए। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, फर्स्ट में 10, फिर 10, फिर 10, खत्म। इतना सही था इसमें, कैसे निकालते, बस फिर इसको एक्सप्लेन करना था वर्किंग नोट में, और क्या। एक्सप्लेन एनी टू लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। सबसे पहला, पूरे देश में, पूरी कंट्री में कितना बैंक मानोगे, 1। सेकेंड, सारे रिसिप्ट ऑफ पेमेंट किसके थ्रू होंगे, ओनली 1 बैंक के थ्रू। बस उसी को एक्सप्लेन करके पूरा डिस्क्राइब करके आना था। एक्सप्लेन द 4 मेजर फीचर्स, सॉरी 4 मेजर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। कितनी बार बताया मनी सप्लाई को मेजर करना है, ठीक है। तो कौन कौन से, किस किस के पास में पैसा देखना पड़ेगा, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। दूसरा, करंट अकाउंट विद कमर्शियल बैंक। तीसरा, अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। और चौथा आपको चेक करना है मनी सप्लाई के लिए, वो है स्टॉक कॉन्सेप्ट। पूरा आपको मनी सप्लाई के बारे में लिख के आना था। देखो, वही नेट डिमांड डिपॉजिट लिख देते लास्ट में, इंटर बैंक डिपॉजिट माइनस करके। देखो, फिर एक्सप्लेन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मूवमेंट कब होता है बताया था, कि सिर्फ प्राइजेस चेंज होने की वजह से क्या हो रही है, डिमांड चेंज हो रही है। अदर वेरिएबल फैक्टर्स क्या हैं, कांस्टेंट है। सिर्फ प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज हो रही है, इसका मतलब उसे हम क्या बोलेंगे, मूवमेंट, ठीक है। अब राइट साइड शिफ्ट हुआ, मतलब प्राइसेस क्या हो गई, कम। प्राइसेस बढ़ी तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में डिमांड कर शिफ्ट हो जाएगा। उसी को आपको समझाना था, बना के बता देता हूँ। जैसे ये डिमांड कर्व है, मतलब इस प्राइस पे एक बार के लिए मान लो कि इतनी क्वांटिटी क्या हो रही है, सेल हो रही है। इसमें डिमांड कर्व कभी शिफ्ट नहीं होता है, क्या होगा, सिर्फ मूवमेंट होगा। देखो, प्राइजेस क्या हुई, कम हो गई, क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ से ये क्या होगा, राइट साइड में मूव हो गया, ठीक है। इसे हम बोलेंगे मूवमेंट एट द राइट साइड। अगर प्राइसेस बढ़ती तो क्वांटिटी कम होती, इसे हम बोलते हैं मूवमेंट एट द लेफ्ट साइड। क्लियर। इसमें ध्यान रखना, डिमांड कर्व कभी भी चेंज नहीं होगा, एक ही रहेगा। सिर्फ क्या होगा डिमांड कर्व में, मूवमेंट होगा, खत्म। एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद अ डायग्राम। वही सारे लिखने थे आपको मेथड्स, कौन से, रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। फिर परफेक्टली इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक, ये सारे। और ज्योमेट्रिक मेथड के हिसाब से देखा जाए तो ये पॉइंट इलास्टिसिटी भी एक और चीज़ होती है, मैं समझा देता हूँ आपको। इस तरीके की इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी होती है, मतलब आपको अपर वाले को डिवाइड करना होता है लोअर से, तो क्या आता है आपका, पॉइंट इलास्टिसिटी। लेकिन आपको इसमें सिर्फ क्या लिखनी थी, इलास्टिसिटी के टाइप्स, जो मैंने आपको बोला था, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। डिस्कस द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। देखो, वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करूं तो मैंने आपको समझाया था शॉर्ट रन में क्या करना है, आपको क्या लिखना था इसमें, कि अगर आप क्या करते हो कि जो फिक्स फैक्टर है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हो, तो आपका टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। और जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा तो एपी और एमपी दोनों बढ़ेंगे। फिर जैसे आपने फिक्सिटी लेकर के आए, फिक्सिटी मतलब जो कैपेसिटी मशीन की, वहां तक आपने वेरिएबल फैक्टर को यूज कर दिया, फिक्स टू फिक्स। इसका मतलब क्या होगा कि अब आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा तो है लेकिन डिमिनिश रेट से। फिर भी कंटिन्यूसली यूज करते हो तो टीपी क्या होगा, एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, फिर वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एमपी क्या होगा, अब गिरेगा। इस तरीके से आपको डायग्राम बना के भी बताया था। ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस एएफसी एंड एवीसी। पता है आपको, एवरेज फिक्स कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। आई होप कि आपने पेपर अच्छा किया होगा।
अगर आपको CS करने में इंटरेस्टेड हो, आप जीवन में कभी अगर मूड बने, तो प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ये मेरा नंबर है। कैरियर हाइट्स इंस्टीट्यूट है उदयपुर में हमारा। हम आपको ऑनलाइन लेक्चर भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतनी।